भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण। ठीक। जय हिंद दोस्तों, इस वाले लेक्चर में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का जो तीसरा चरण है, पहला 1885 से लेकर के 1905, दूसरा 1905 से 1919 और तीसरा जो चरण है 1919 से लेकर के 1947, इसमें तीसरा चरण देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रथम द्वितीय चरण को देख चुके हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करना है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से या इस बुक से जो भी लेक्चर हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड यदि आपको एमसीक्यू क्विज के फॉर्म में प्रैक्टिस करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ पे आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बेहतर क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, वहाँ पे क्वेश्चन डिजाइन किया गया, क्वेश्चन के फॉर्म में आप उसको जाकर के एकदम क्विज के फॉर्म में, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जो प्रथम चरण है, तृतीय चरण है, इसमें महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जो तीसरा चरण 1919 से लेकर के 1947 तक पूरे के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ही छाए रहते हैं। महात्मा गांधी का जन्म जो कि 1869 ईस्वी में होता है और 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मोहनदास करमचंद का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ। उनके पिताजी करमचंद एवं माता का नाम पुतली बाई था। इस बात को याद रखिएगा, मोहनदास करमचंद, ठीक है, मतलब गांधी जी के पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी, और माता जी का नाम था पुतली बाई। गांधी जी का विवाह जो है कि 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों का नाम पूछा गया, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। ठीक है, रामदास, देवदास, हरिलाल, मणिलाल, इनके 4 पुत्र थे। एक का जो जमुनालाल बजाज हैं, ठीक है, जमुनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है, क्योंकि जितने भी गांधी जी की आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसमें सब जगह और सारा सहयोग काम उन्हीं के द्वारा किया जाता है, जमुनालाल बजाज के द्वारा। ठीक है, गांधी जी का 5वां पुत्र किसको माना जाता है, तो आप बताइएगा, जमुनालाल बजाज को। करके 1889 से 1891 ईस्वी तक उन्होंने इंग्लैंड में रह करके एक कानून की पढ़ाई की थी। मतलब 1889 से लेकर के 1891 ईस्वी में, देखिए गांधी जी के बारे में हर एक लाइन, हर एक डेट इम्पोर्टेंट है। 1889 से लेकर के 1891 तक इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ रह करके कानून की पढ़ाई करते हैं। 1892 में दक्षिण अफ्रीका 1892 में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी अब्दुल्ला, ठीक है, दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। एक्चुअल में जो ये पैरवी थी, इनके बड़े भाई, ठीक है, लक्ष्मण दास थे, उनके नाम से आता है। पैरवी करने के लिए लक्ष्मण दास के नाम से आते हैं, गांधी जी के बड़े भाई थे, लेकिन वो नहीं जाते हैं, वो गांधी जी को भेजते हैं। ठीक है, गांधी जी को कहते हैं कि आप चले जाइए, तो गांधी जी इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। क्या है, 1894 ईस्वी में जो कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1894 में गांधी जी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया जाता है। और 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन गांधी जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका स्थापना 1903 ईस्वी में करते हैं गांधी जी। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। कब, 1904 में फिनिक्स। 1910 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा नटाल टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की जाती है। ठीक है, 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछे गया है। 1894 ईस्वी में क्या होता है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र की स्थापना करते हैं गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका से ही। और 1904 ईस्वी में फिनिक्स, ठीक है, 4 मतलब फिनिक्स, 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में ही। और टॉलस्टॉय की स्थापना, जो कि टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा जोहान्सबर्ग में स्थापित किया जाता है। आपसे कोई पूछेगा टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया था, तो आप बताएंगे जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने 9 जनवरी, ठीक है, गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं। ठीक है, देखिए, जब 1893 में जाते हैं तो उसके पहले मतलब कई बार भारत आते हैं, फिर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे फिर चले जाते हैं। ठीक है, अंतिम रूप से 9 जनवरी 1915 को आते हैं, उसके बाद से फिर उनको दक्षिण अफ्रीका जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फरवरी मार्च 1915 में शांति निकेतन में रहे। ठीक है, फरवरी मार्च में शांति निकेतन में रहे।
जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ ये फरवरी मार्च 1915 में रहते काफ़ी दिन तक शांति निकेतन में, जहाँ पे इनको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि प्रदान किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहना शुरू कर दिया। ठीक है, गांधी जी ने इनको गुरुदेव कहना चालू कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी गुरुदेव कहते हैं और गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे देख लीजिए, जो गुरुदेव किसकी उपाधि है, रविंद्रनाथ टैगोर की, कौन देता है, महात्मा गांधी। महात्मा किसकी उपाधि है, गांधी जी की, कौन देता है, रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना, ठीक है, गांधी जी जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं और मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही हैं। ठीक है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका थे तो उस समय कई बार गांधी जी से मिलने गोपाल कृष्ण गोखले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले भी जाते हैं। ठीक, चित्तरंजन दास जो है, चित्तरंजन दास के भी गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले ही हो जाएंगे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु के अगर आपसे पूछेगा तो महादेव गोविंद रनाडे हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु आपका चित्तरंजन दास है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों की बहुत सहायता किया था। ठीक है, उसमें ये लोग जो कि कोर एम्बुलेंस कमेटी, ठीक है, एक कोर एम्बुलेंस कमेटी की स्थापना गांधी जी लंदन में करते हैं और ये जो कमेटी थी वहाँ पे घायल सैनिकों को इलाज के लिए सुविधा उपलब्ध कराती थी। महात्मा गांधी अपनी पुस्तक हिंदू स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या करते हैं। हिंदू स्वराज में, ठीक, उन्होंने नवजीवन गुजराती में, यंग इंडिया को अंग्रेजी में का संपादन किया। उन्होंने हरिजन का पत्र का प्रकाशन 1833 ईस्वी में किया था। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी का हरिजन सेवक, ठीक है, यदि आपसे पूछे हरिजन सेवक, ठीक है, तो ये हरिजन सेवक आपका हिंदी में है, हरिजन बंधु गुजराती में है। ठीक है, हरिजन बंधु ये समाचार पत्र है, गुजराती में है। अगर हरिजन केवल कह रहा है तो हरिजन आपका अंग्रेजी में हो जाएगा। क्लियर हुआ, हरिजन सेवक हिंदी में, हरिजन बंधु गुजराती में, ठीक है, और हरिजन कहेगा तो इंग्लिश में। ये समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा विशेष करके दलित वर्ग के लिए निकाला गया समाचार पत्र था। ठीक है, 1993 ईस्वी में इन्होंने हरिजन का प्रकाशन करते हैं गांधी जी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। गांधी जी ने सर्वप्रिय भजन, ठीक है, वैष्णो जन को तैनु कहिए नाई की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। ठीक है, नरसिंह मेहता गुजरात में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गुजराती साहित्य, ठीक है, गुजराती साहित्य में आप देखेंगे कि नरसिंह मेहता का बहुत ही बड़ा योगदान है। वहाँ पे बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे साहित्यों की रचना करते हैं नरसिंह मेहता। ठीक है, मीराबाई जैसे मतलब बहुत सारे भजन वगैरह की रचना करती है, उसी तरह से नरसिंह मेहता भी बहुत सारे भजनों की रचना करते हैं। उन्होंने मतलब महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर एक साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कौन, गांधी जी ने साबरमती नदी के तट पर, ठीक है, एक साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं। गांधी जी की हत्या जो कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में बिड़ला भवन, ठीक है, बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में जाते समय नथुला राम गोडसे के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, नथुराम गोडसे देखिए कितना खतरनाक आदमी था। अब मोहम्मद अली जिन्ना इतने भारत में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, इतने मुस्लिमों को कटाया, भारत को इतनी सांप्रदायिक किया। अब इसको उठ करके मारना चाहिए था गोली मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, ये मारा होता मोहम्मद अली जिन्ना को, यदि मार दिया होता तो भारतीय जनता इसको अपने आंखों की पलकों पर बैठा करके रखती और भारत में एक पूजनीय व्यक्ति हो जाता। लेकिन खामखा ये उठता है, चुतिया करता क्या है कि मारता है गोली गांधी जी को। ठीक है, गांधी जी को केवल इस बात से मारता कि गांधी जी भारत को अंग्रेजों में रहने के लिए राजी क्यों हो गए। गांधी जी भारत में मुस्लिमों को रहने के लिए राजी क्यों, केवल गांधी जी थोड़ी नहीं राजी हो गए। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे लोग उसमें थे, कांग्रेस कमेटी के भी बहुत सारे सदस्य थे। चलिए ये फिलहाल डिस्प्यूट का मैटर है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। करके भारत में 1917 ईस्वी से लेकर के 1948 तक के बीच में गांधी जी ने 3 संघर्षों का नेतृत्व किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1917 से लेकर के 1900, ठीक है, 1917 से 1918 के बीच उन्होंने 3 नेतृत्व किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी,
किसानों को 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था और यूरोपियों के द्वारा तय मूल्य पर उनको बेचना पड़ता था। ठीक है, गांधी जी के कहने पर राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में हस्तक्षेप किया था करके, और उन्होंने सत्याग्रह का आधार किसानों की परेशानियों को कम करने के लिए की थी। ठीक है, पहला मतलब चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, उसमें एक एच.एस. पॉल करके अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, एच.एस. पॉल, इनको याद रखिएगा। एच.एस. पॉल, ये अंग्रेज नहीं थे, मतलब अमेरिकन थे, अमेरिका के थे। ये भी गांधी जी के साथ वहाँ पे जाते हैं। एच.एस. पॉल ये अमेरिकन एक पत्रकार थे। ठीक है, गांधी जी के साथ एच.एस. पॉल जाते हैं कहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का समर्थन करने के लिए। जो गांधी जी के भारत का दूसरा आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा भारत में सफल दूसरा आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का था। ठीक है, मिल मजदूरों और मालिकों के मध्य जो है कि प्लेग बोनस को लेकर के विवाद हो गया और गांधी जी ने अनशन मिला और इसके बाद से 35% बोनस देना स्वीकार कर लिया गया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में होता है। किसानों की फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी और गांधी जी विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक के साथ मिलकर के खेड़ा पहुंचते हैं और किसानों के समर्थन के लिए कि फलस्वरूप सरकार को यहाँ पे झुकना पड़ गया। ठीक है, जिसके ये लोग तो महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि ये सभी लोग पहुँचते हैं, किसानों के समर्थन में खड़े होते हैं और इसके सरकार मतलब जन आंदोलन देखते हुए सरकार जो है कि यहाँ पे झुक जाती है। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में देखते हैं। बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए, ठीक है, सरकार ने रॉलेट एक्ट समिति के सुझाव पर, ठीक है, सिडनी रॉलेट उनका नाम था, उनके सुझाव पर रॉलेट एक्ट या द अनार्किकल, ठीक है, अनार्चिकल या अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 पारित किया गया। ठीक है, और इसके तहत अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी और बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का मुकदमा कहा जाता था। इस बात को याद रखिएगा, इसको क्या कहते थे, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का मुकदमा कहा जाता था। स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 ईस्वी को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली थी। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 ईस्वी में होता है। अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन किचलू, ठीक है, सत्यपाल किचलू इनका नाम था पूरा, सत्यपाल किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट जो है कि सर माइकल ओ डायर था। ठीक है, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर था। सभा स्थल पर मौजूद जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी और करीबन 1000 लोग इसमें मारे गए। ठीक है, इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। इस बात को याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि नाइट की उपाधि वापस कर देते हैं और वायसराय की कार्यकारी सभा से शंकर नारायण इस्तीफा दे देते हैं। इस बात को पूछा गया है कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी उपाधि लौटा देते हैं, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो नाइट की उपाधि लौटाते हैं और उस समय शंकरन नायर जो थे वायसराय की कार्यकारी परिषद के एक सदस्य थे, उन्होंने वहां से अपना त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने हत्याकांड की जांच करने के लिए एक हंटर आयोग की अध्यक्ष गठित किया गया था। ठीक है, सरकार के द्वारा इस हत्या की जांच करने के लिए एक हंटर आयोग का गठन किया जाता है। आगे देखिए करके इसमें 5 अंग्रेज, ठीक है, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। जो हंटर आयोग का गठन किया जाता है उसमें कुल मिलाकर के 8 सदस्य शामिल थे। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। ठीक है, 3 भारतीय कौन था, चमन लाल चीतलवाड़, शहजादा सुल्तान थे और एक जगत नारायण इसके सदस्य थे। ठीक है, कुल 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। 3 भारतीय में चमन लाल चीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण सेठ था, बंगाल का। ये खिलाफत आंदोलन करके भारत के मुसलमान तुर्की के मुसलमान को खलीफा मानते। ठीक है, जो भारत के मुसलमान थे, ठीक है, तुर्की के मुसलमान को खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मई 1920 ईस्वी में संपन्न एक सीवर्स की संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया। इस बात को याद रखिएगा, सीवर की संधि का संबंध किससे संबंधित है, तो जो आपका सीवर की संधि है, इसी संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन किया जाता है। ठीक है, तुर्की का विभाजन, तुर्की को 2 भागों में सब बांटते हैं अंग्रेज, मतलब ब्रिटेन वाले।
ब्रिटिश गवर्नमेंट करके 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया। कब? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। और 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में ये खिलाफत आंदोलन के अधिवेशन हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन अधिवेशन होता है कब? 23 नवंबर 1919 दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में एक हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और असहयोग आंदोलन को चलाने के एक निर्णय लिया जाता है। अब क्या हुआ कि इस समय असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों को एक साथ मिला करके चलाने के लिए मुस्लिम नेता और महात्मा गांधी कांग्रेस मिलकर के इस बात को तय करते हैं। ठीक है, विशेषकर मुस्लिम लीग और मुस्लिम के जो अन्य नेता थे, ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते थे, ठीक है, टर्की का समर्थन करते थे, वो लोग मिल करके कांग्रेस के साथ मिल करके एक आंदोलन चलाने का प्रयास करते हैं। असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया जाता है 20 जून 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 के बीच चलाया जाता है। ठीक, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय जो कि सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन को बुलाया गया था। ठीक है, और जिसमें महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 ईस्वी में होता है। ठीक है, कांग्रेस का जो सामान्य अधिवेशन था वो हमेशा दिसंबर में ही होता है, लेकिन विशेष अधिवेशन कभी भी बुलाया जा सकता था। ठीक है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में होता है, विशेष अधिवेशन दिसंबर के अलावा कभी भी बुलाया जा सकता है। तो वही सितंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए एक कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, उन्होंने खुद असहयोग के प्रस्ताव को पेश किया था। 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में, ठीक, 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और नागपुर अधिवेशन के समय विजय राघवाचार्य थे, ठीक, जो नागपुर का अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने किया था, तथा असहयोग के प्रस्ताव को चित्तरंजन दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, वहाँ पे जो कलकत्ता में होता है वहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और यहाँ पे जो कि इसकी सारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, असहयोग के प्रस्ताव को स्वयं महात्मा गांधी ने पेश किया था। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 वाले में। फिर नागपुर में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, चित्तरंजन दास, ठीक है, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, CR दास इस समय जो इस अधिवेशन को मतलब असहयोग के प्रस्ताव को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त, इस बात को याद रखिएगा, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त, ठीक है, 1920 ईस्वी को शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया जाता है और तिलक जो है कि इसमें मृत्यु हो जाती है उनकी। तिलक के याद में, ठीक है, एक स्वराज फंड स्थापना किया जाता है। इस स्वराज फंड में निर्णय लिया गया कि 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए को इकट्ठा करने की बात की गई और इस पैसे से, ठीक है, चरखा हस्तकरघा उद्योग, ठीक है, जो कुटीर उद्योग, उसको बढ़ावा देने के लिए इस पैसे का प्रयोग किया जाएगा, किसे? स्वराज फंड से। ठीक है, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के द्वारा दी गई उपाधियां, अब देखिए, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधियां, कैसर-ए-हिंद, कैसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा कब दिया जाता है? प्रथम विश्व युद्ध की सफलता के बाद 1915 ईस्वी में गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया जाता है। जुलू पदक गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जब जुलू युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो अंग्रेज को सफलता के बाद, ठीक है, जुलू व बोअर पदक, ठीक है, दोनों दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज और पुर्तगाली और अन्य विदेशियों से जो लड़ रहे थे, वहाँ पे गांधी जी के द्वारा इनका समर्थन किया गया और उसके उपलक्ष्य में गांधी जी को ये सब जो कि जुलू पदक देते हैं वहाँ पे। जमनालाल बजाज, ठीक है, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया। ठीक है, जमनालाल बजाज जो थे, इन्हीं को मैं बोल रहा था कि आपसो गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है जमनालाल बजाज को। इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को डैमेज नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं, जो भी विदेशी वस्त्र वगैरह थे, वो सबकी होली जलाई जाती थी यहाँ पे। अब इससे क्या होगा कि विदेशी वस्त्र बर्बाद हो रहे हैं, तो अब भारत में कुटीर उद्योग को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए ये जो तिलक स्वराज फंड 1 करोड़ का स्थापित किया गया, इसीलिए कि भारत में लोगों को रोजगार मिल सके।
चौरी चौरा जो हत्याकांड 1922 ईस्वी में होता है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है, ठीक है। मतलब गोरखपुर में स्थित एक चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने, ठीक है, 22 जवानों को एक थाने के अंदर जिंदा जला दिया, ठीक है। देखिए अब इससे गांधी जी दुखी हो जाते हैं। गांधी जी दुखी होते, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदौली में हुई एक बैठक में, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को बारदौली में बैठक बुलाया जाता है और आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है। जैसे कि आंदोलन भारत में समाप्त होता है, ठीक है, भारत के अनेक बुद्धिजीवियों और नेताओं के द्वारा अपने अपने स्तर पर प्रतिक्रिया दिया जाता है। गांधी जी ने 10 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार करके और असंतोष फैलाने के कारण इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है 10 मार्च 1922 ईस्वी को। स्वराज पार्टी के गठन के बारे में देख लीजिए। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में करके असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा को जन्म ले लिया। जैसे कि असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है, उसमें कांग्रेस में नई विचारधारा का सूत्रपात हो जाता है और इसके सूत्रपात मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। देखिए इन्हें परिवर्तनवादी कहा जाता था, ठीक है। एक जो कांग्रेस के अंदर नई विचारधारा का संचार होता है, उस संचार को परिवर्तनवादी विचारधारा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये विधानसभा में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। और दूसरी जो एक धारा थी कांग्रेस के अंतर्गत, वो अपरिवर्तनवादी थी। अपरिवर्तनवादी कहने का मतलब था कि ये लोग सदन में प्रवेश करना नहीं चाहते थे। इसमें जो थे, इसके समर्थक राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे और वल्लभ भाई पटेल थे। ध्यान दीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल विट्ठल भाई पटेल के भाई हैं, ठीक है। जो विट्ठल भाई पटेल थे वो परिवर्तनवादी थे, मतलब CR दास के साथ थे। जो विट्ठल भाई पटेल और जो वल्लभ भाई पटेल थे वो अपरिवर्तनवादी, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और महात्मा गांधी के साथ ये लोग शामिल थे। विधानसभा में प्रवेश हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये लोग कहते हैं, जो अपरिवर्तनवादी हैं वो कहते हैं कि विधानसभा में हमको प्रवेश नहीं करना चाहिए। आइए, कांग्रेस ने के 22 ठीक है, कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। जैसे ये चित्तरंजन दास जो है कि अध्यक्ष पद की हैसियत से वहाँ पे एक प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसमें कि परिवर्तनवादियों का जो अपना विचार था, चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए या विट्ठल भाई पटेल हो गए, तीनों का मत था कि कांग्रेस को सदन में प्रवेश करके और वहाँ से सुधार करने के लिए सरकार को प्रेरित करना चाहिए और सुधार करवाना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रस्ताव पास करते हैं, लेकिन वो प्रस्ताव पूरी बहुमत से खारिज हो जाता है और वहीं से CR दास आपका इस्तीफा दे देते हैं। और मार्च 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसका पूरा नाम क्या है? जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा जिसकी स्थापना किया जाता है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका पूरा नाम है, ठीक है। क्या नाम है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका पूरा नाम है। इसके अध्यक्ष जो कि चित्तरंजन दास, ठीक है, जो इसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया जाता है और महासचिव मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। नवंबर 1923 को चुनाव में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानसभा में 101 सीटों में से 42 सीटें प्राप्त कर ली और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उस समय ये थी कि ये लोग विट्ठल भाई पटेल को, ठीक है, स्पीकर बना देते हैं। विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बना देते हैं परिवर्तनवादी करके। प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराजियों को, ठीक है, प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराजियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिलता है। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आते हैं। बम्बई एवं उत्तर प्रदेश में उनको संतोषजनक सफलता मिलती है, ठीक है। स्वराजियों की एक और बड़ी उपलब्धि यह थी कि ये मैं आपको ऊपर डिस्कस कर दिया था। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल और केंद्रीय विधानमंडल की अध्यक्षता चुना जाता है, ठीक है। 1925 में जो कि विट्ठल भाई पटेल थे उनको केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना जाता है। 16 जून 1925 ईस्वी को चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और स्वराज पार्टी कमज़ोर होने लगती है, ठीक है। जैसे इसके मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे? यही चित्तरंजन दास थे। इनकी पूरी की पूरी विचारधारा इन्हीं की थी, परिवर्तनवादियों की। लेकिन जैसे ये मर जाते हैं, इनका 16 जून 1925 को मृत्यु हो जाता है और स्वराज पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण इसमें देख लीजिए, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, पहला चरण जो कि 1905 से लेकर के 1919 के आसपास था। देखिए, जब भी
भारत में संवैधानिक सुधार या अन्य पदों को लेकर के बेहतर काम नहीं हो पाता था, तो उस समय जो एक भारत में एक ऐसा युवा वर्ग है, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत में एक ऐसा युवा वर्ग है जो शक्ति, ठीक है, का प्रयोग करके अंग्रेज सरकार को भारत से उखाड़ करके फेंकना चाहता था। इसी तरह की गतिविधियों को उन युवाओं के द्वारा जो गतिविधि की जाती थी उसको हम लोग क्रांतिकारी गतिविधि के नाम से जानते हैं, एक क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या है? इस स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत में एक ऐसा युवा वर्ग था जो शक्ति का प्रयोग करके ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहता था। आइए करके अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र सन्याल, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल और योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अक्टूबर 1924 ईस्वी में कौन कौन? सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इन सबका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे करते हैं? कानपुर में करते हैं, अक्टूबर 1924 ईस्वी में। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इस संस्थान ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, कौन? जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को एक लखनऊ को, ठीक है, को 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन में डकैती डालते हैं ये लोग, ठीक है, और सरकारी खजाने को लूट करके लेते हैं। इस घटना को काकोरी कांड इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः, ठीक है, अब देखिए इस घटना में ये जो व्यक्ति पकड़े गए थे, ठीक है, या इसमें शामिल थे, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, ठीक है, अशफाक उल्ला थे इसमें, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और थे इनको क्रमशः, ठीक है, मतलब जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उनको गोरखपुर के जेल में फांसी दिया जाता है, ठीक है, जो अशफाक उल्ला खां थे, ठीक है, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, ये देखिए सारे के सारी चीज़ें पूछी गई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दिया जाता है, अशफाक उल्ला खां को यहाँ पे फैजाबाद में, और रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में फांसी दिया जाता है, तथा जो राजेंद्र लाहिड़ी थे उनको गोंडा में फांसी दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे लेकिन वो भाग जाते हैं, भागने में सफल हो जाते हैं। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद फांसी से बच जाते हैं और बाद में इनका मुठभेड़ यहाँ पे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनकी मुठभेड़ हो जाती है अंग्रेजों के साथ। सितंबर 1928 ईस्वी में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के मैदान में जो है, ठीक है, सितंबर 1928 दिल्ली फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, देखिए अब वही जो संस्थान थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र सन्याल के द्वारा अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में स्थापित किया गया था, इसी को यह लोग पुनर्गठन करते हैं, ठीक है, रिफॉर्म करते हैं और इस समय क्या करते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब इसमें सोशलिस्ट जुड़ जाता है, समाजवादी शब्द जुड़ जाता है। इसके संस्थापकों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद आदि लोग शामिल थे। करके 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन, ठीक है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है और भगत सिंह राजगुरु, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका बदला 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या करके लेते हैं। जो लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज के कारण जो चोट लगा था उसकी बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु ये लोग 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की गोली मार देते हैं। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंकता है, जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रहा था, ठीक है, बम फेंका करके इसी समय, ठीक है, इसी समय भगत सिंह, ठीक ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। मोहम्मद इकबाल ने इसको अपनी पुस्तक बंगे अदर्रा में, इनकलाब जिंदाबाद जो मोहम्मद इकबाल थे, ठीक है, कभी हिंदू मुस्लिम के बहुत बड़े एक हिमायती थे, बाद में सांप्रदायिकता का चस्का इनको भी लगा और
हिंदू मुस्लिम एकता से दूर होने लगेगी। ठीक है, इन्होंने अपने बंगे दर्रा में इनकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग किया था और जिसका नारा के तौर पे भगत सिंह के द्वारा प्रयोग किया जाता है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों लोगों को फांसी दिया जाता है। जो फांसी का डेट था उससे एक दिन पहले ही इनको फांसी दे दी जाती है। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, उनसे मतलब जब इनको फांसी होती है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, ठीक है, उससे कुछ दिन पहले ही मतलब 27 फरवरी को, ठीक है, उनको 23 मार्च को फांसी दी गई थी, इनको 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली। ठीक है, इसमें थे चंद्रशेखर आज़ाद। अब हुआ क्या कि एक नेत्र नाम का व्यक्ति था, ठीक है, नेत्र राम। आप इलाहाबाद में आए होंगे तो देखे होंगे, यहाँ पे नेत्र राम नाम से एक चौराहा भी है, ठीक है, उसकी दुकान भी बहुत बड़ी है वहीं पे नेत्र राम। इसी चुट्टे ने बता दिया, ठीक है, इसी नेत्रराम ने इस बात को बता दिया है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है इस अल्फ्रेड पार्क में यहाँ पे आराम कर रहे हैं, और वहाँ पे पुलिस पहुँच गई और उनको पास पर्याप्त गोली न होने की वजह से, ठीक है, जब तक गोली था तब तक उनका सामना किया, अब एक गोली बची तो अपने आप को ये खुद गोली मार लिए। करके बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। ठीक है, बंगाल में कौन? सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इस बात को याद रखिएगा। जो सूर्य सेन थे इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था, और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना बंगाल में करते हैं, जिसने 18 अप्रैल, इस बात को बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके आप कहीं नोट कर लीजिएगा, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी, ठीक है, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव शस्त्रागार पर ये कब्जा कर लेते हैं, और चटगांव शस्त्रागार कांड कहलाता है। ठीक है, 30 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कुछ समय बाद सूर्य सेन को पकड़ करके फांसी दे दिया गया। सचिंद्र सन्याल, ठीक है, सचिंद्र सन्याल ने बंदी जीवन में, ठीक है, बंदी जीवन एवं भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक, ये दोनों किताब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सचिंद्र सन्याल थे वो बंदी जीवन की रचना करते हैं। ठीक है, ये क्रांतिकारी पुस्तक था। जो भगवती चरण बोहरा थे उन्होंने फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक की रचना किए थे। ठीक है, बीना दास ने 1932 ईस्वी में, ठीक है, बीना दास जो करते क्या है, 1932 ईस्वी में कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर नज़दीक से गोली चलाई, लेकिन ये गवर्नर बच जाता है। ठीक है, बाकी का जो इसमें कुछ टॉपिक बच गए, इसको अगले वाले लेक्चर में, चूँकि वीडियो बहुत लेक्चर बड़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन है कि इससे रिलेटेड जो भी आपको MCQs होते हैं, अच्छे जो भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, या घटनाचक्र वगैरह का जो घटनाचक्र है उसका निचोड़ निकाल करके इस ग्रुप के जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में वहाँ पे दिया जाता है। अगर आप इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जा करके आपको ग्रुप ज्वाइन करके MCQ हिस्ट्री का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विशेष करके जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हिस्ट्री का यहाँ पे है, मतलब आप इस लेक्चर को देखिए, उसके बाद से देखिए कि कितना आपको यहाँ से चीज़ें याद हो रही हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड MCQ आप वहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ मिलेंगे, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।